हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर मैं आ गया हूं आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन कर लेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और वाराणसी शहर में देश की पहली पूर्णतया स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री नौका का शुरुआत किया गया। भूमि सुधार संवाद पहल ये बिहार सरकार ने शुरू किया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, इन्होंने अभी बालाघाट जिले में लास्ट बचे 2 माओवादियों को सरेंडर करवा करके, आत्मसमर्पण करवा करके पूरे मध्य प्रदेश को माओवादी मुक्त यानी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। लियोनल मेसी भारत यात्रा पर हैं। इनकी 70 फीट ऊंची प्रतिमा कोलकाता शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। मुल्लापुर के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2 स्टैंड का नाम चेंज किया गया है और युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर इन दोनों खिलाड़ियों के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा पगड़ी सिस्टम को खत्म कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय भाषा उत्सव 2025 में भारत के पहले कृत्रिम जनजातीय भाषा अनुवादक, जिसे आदिवाणी के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये ट्रांसलेटर था, इसका अभी आईआईटी दिल्ली ने प्रदर्शन किया है। आईआईटी दिल्ली ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ बन गए हैं अजय कुमार शुक्ला। और अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है शिवराज पाटिल जी का, जो कि पूर्व गृह मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री और राज्यपाल और लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन कल के दिन से आपने रिवीजन किया। इसकी क्विज पीडीएफ एमजेटी ऐप पर है, वहां से जाकर के सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदल करके क्या रख दिया? एक बड़ा डिसीजन आया है। मनरेगा, जो कि बहुत ही फेमस एक योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस योजना का नाम अभी चेंज किया गया है। इस योजना का नाम पूज्य बापू योजना के नाम से कर दिया गया है। इस योजना का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब मुझसे ये मत पूछना कि इसके नाम बदलने के पीछे क्या कारण था, हमें भी अभी तक समझ नहीं आया है ना, कि मनरेगा में यहाँ महात्मा गांधी था, यहाँ पूज्य बापू जी हो गया है। तो ठीक है, खैर, इस योजना के तहत सरकार ने 2 बड़े बदलाव किए हैं। क्या क्या? कि गारंटी के दिनों की संख्या अब 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। पहले 100 दिनों की गारंटी होती थी रोजगार की, अभी 125 दिन की रोजगार गारंटी योजना कर दी गई है। साथ ही साथ न्यूनतम मजदूरी अब बढ़ाकर 240 रुपये कर दी गई है प्रतिदिन का। तो मनरेगा था, मनरेगा का भी नाम पहले मनरेगा नहीं था, पहले नरेगा था, है ना। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट था, इसका नाम एक्चुअली में नरेगा और मनरेगा ये इंग्लिश ट्रांसलेशन से बनता है, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये नरेगा था, फिर इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम ऐड किया गया, तो मनरेगा हो गया और अभी नाम जो है पूज्य बापू जी कर दिया गया है। ठीक है, 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, मनरेगा कब आया, क्योंकि मनरेगा जो है ना एक रिवोल्यूशनरी एक्ट है। मतलब आप समझो, मनरेगा या नरेगा कहें कि इसकी वजह से लाखों लोग रोजगार पाए हैं, लाखों गरीबों की मदद हुई है। आप जो बहुत सारे देखते होंगे किसी भी ग्राम पंचायत में जो तालाब बना करते थे और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हुआ करते थे, वो सब मनरेगा के मजदूर किया करते थे और गरीबों के लिए उत्थान की ये बहुत ही सक्सेसफुल योजना रही है। इसी वजह से सरकार ने इसको और आगे बढ़ाने का भी फैसला लिया है। ठीक है, 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है? तो जनगणना होनी है अब 2027 में, 26-27 में होगी, मतलब पूरा जनगणना 2027 में कंप्लीट होगी। 11,718 करोड़ का बजट इसके लिए मंजूर किया गया है, अप्रूव किया गया है। इसकी घोषणा अश्विनी वैष्णव जी ने करी हुई है। तो यहाँ 11,718 ऑप्शन आप लगा देंगे। जनगणना जो अगली वाली होनी है, सेंसस होनी है, ये 2027 में जाकर के कंप्लीट होगी। ठीक है ना। तो डिजिटल जनगणना होने वाली है, पहली बार होगा जब डिजिटल सेंसस किया जाएगा आज़ाद भारत में। ठीक है, 2027 की 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण और दूसरा चरण जो होगा, पहला चरण 2026 से ही शुरू हो जाएगा, दूसरा चरण फरवरी 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। 2027 में जाति गणना को भी शामिल किया गया है और केंद्र सरकार ने भी घोषणा की थी कि जातिगत आधारित जनगणना इस बार जारी की जाएगी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी ये सूचना प्रसारण मंत्री हैं। जब भी कोई चीज़ नया सरकार का अनाउंसमेंट होता है, यही आकर के बताते हैं, चाहे वो वेतन आयोग को लेकर के हो, चाहे वो यूपीएस ओपीएस वाला हो, ठीक है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब इन्होंने लाया था तब, चाहे ये हो, मतलब जो भी कोई बड़ी घोषणाएं होती है सरकार के द्वारा सूचना देनी होती है, सूचना प्रसारण मंत्री देते हैं।
इन्हीं के पास एक और मंत्रालय है, कौन सा? रेलवे मंत्रालय। तो केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं ये। तो खैर सेंसस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं होगी और टोटल 16वीं जनगणना होगी। ये पॉइंट याद रखना, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से बन सकते हैं? थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं सेंसस के, ठीक है, जनगणना के थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पर, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पर। फिर उसके बाद से पहली बार रेगुलर 10 वर्षीय जनगणना होनी शुरू हुई 1881 से, यानी लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से। फिर से उसके बाद 10-10 साल पर होने लगी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष याद रखना 1921 को कहते हैं, ठीक है। और जनगणना का अल्प विभाजक वर्ष जो है, ये लघु विभाजक वर्ष जिसे कहते हैं, वो 1951 को कहते हैं। ये 2 पॉइंट है, याद रखना। खैर, तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली हुई, क्योंकि ये 10 साल का पैटर्न चल रहा था। 1881 में, 1891, 1901, फिर 1911, 21, 31, 41, 51 करके। तो आज़ाद भारत के बाद पहली जनगणना पूछेगा तो 1951 बोलना। लास्ट वाली जनगणना 2011 में हुई थी। अब 2021 में कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई है, तो टाल करके अभी तक टालते जाते 2027 में जाकर कंप्लीट होगी। अगला, अच्छा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, ये तो कंप्लीट है। इसका एक अपडेट भी आएगा, इसका एक अपडेट जनवरी में आपको मिलेगा। आप इस ईबुक को फटाफट से लीजिए और पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में है पूरा का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ब्रह्मास्त्र। तो इस ईबुक को फटाक से परचेज कीजिए। इसमें आप देख सकते हो कि जितने भी आपके कंटेंट होते हैं करंट अफेयर के साल भर के, सब कुछ इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करके दिया गया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, थ्योरी भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, मैप, चार्ट, ग्राफ, टेबल, ये सब दिया गया है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझने में और पढ़ने में करंट अफेयर आसान लगे। इससे बेस्ट ई बुक आप इस रेंज में ला करके दिखा दोगे तो ई बुक आपको फ्री में मिल जाएगी। ये राज्यवार स्टैटिक भी इसमें दिया गया है। 568 पेज है, मात्र 99 रेट्स में 568 पेज, यानी ₹1 में 5 से 5.5 पेज आपको मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि वैल्यू फॉर मनी किस प्रकार का है। और कोई भी फालतू वाला पॉइंट नहीं लिखता हूँ मैं। आप कोई भी ई बुक लिए होगे तो जानते होगे कि अपनी ई बुक कितनी शानदार होती है। केवल फैक्ट रहता है, हर एक लाइन में फैक्ट रहता है। आऊँगो जाऊँगो वाला कोई लाइन नहीं, न्यूज़पेपर वाली कटिंग नहीं, ठीक है। तो एमजेटी ऐप पर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप यूपीआई के माध्यम से व्हाट्सएप से भी ले सकते हो ई बुक। व्हाट्सएप का नंबर पिन कमेंट में है या फिर डिस्क्रिप्शन में है। अब व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाया करेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एनर्जी म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला एनर्जी म्यूजियम ये पटना, बिहार में खोला जाएगा। तो एनर्जी म्यूजियम होगा, ऊर्जा के लिए ये म्यूजियम होगा, ठीक है। तो पटना में, बिहार में बनेगा देश का पहला म्यूजियम। 200 करोड़ का खर्च इस पर आएगा। 3 एकड़ की भूमि पर ये बनाया जाएगा और एक बंद पावर स्टेशन जो कि था उसी पर ये बनाया जा रहा है, पटना कर बिगहिया में, ठीक है। पटना से जो लोग हों कमेंट करके बताएं ये जगह कहाँ पर पड़ती है। तो फिलहाल दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय होगा और भारत में पहला ऊर्जा संग्रहालय होगा, यानी एनर्जी का ये म्यूजियम होने वाला है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई, उसमें ये फैसला लिया गया। पटना आप जानते हो बिहार की राजधानी है। कल ही मैंने आपको बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें फिर से रिवाइज करो। जैसे पटना राजधानी, बिहार अपना बॉर्डर शेयर करता है उधर ऊपर नेपाल से, वेस्ट में उत्तर प्रदेश से, ईस्ट में पश्चिम बंगाल से, इसके बाद साउथ में झारखंड से। झारखंड इसी से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंधु अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य यहीं पर है। गोगा बिल, सिमरी, बख्तियारपुर झील, जगतपुर झील है। 38 जिले हैं, 243 विधानसभा में सीटें, 40 सीट यहाँ से लोकसभा में और 6 सीट जाती है, 16 सीट जाती है राज्यसभा में, ठीक है, 6 नहीं 16 सीट जाती है राज्यसभा में यहाँ से। अगला, निम्न में से किस मुस्लिम देश में गीता, महाभारत और संस्कृत भाषा पढ़ाई जाएगी? तो कौन सा वो मुस्लिम देश है जहाँ पर अब गीता, महाभारत और संस्कृत पढ़ाया जाएगा? तो आंसर है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है अब सो कॉल्ड, मतलब शो करने के लिए, शोकेस करने के लिए कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, इसके लिए ये संस्कृत पढ़ाने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में। पहली बार जब से पार्टीशन हुआ है तब से ये डिसीजन पहली बार लिया गया है कि संस्कृत में महाभारत, गीता वगैरह पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जिससे जो अभी तक ये दुनिया में एक उनका व्यू जाता है पाकिस्तान में कि वो तो भाई कट्टर इस्लामी कंट्री हैं, इस टाइप का, तो वो थोड़ा सा अपने आप को सेकुलर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, ये सब लेकर के मुद्दे भारत उठाता रहा है। तो यहाँ पर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने कहा है कि हम अपने यहाँ संस्कृत भाषा में एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर गीता, महाभारत और संस्कृत भाषा पढ़ाई जाएगी। आगामी योजनाएं में ये कह रहे हैं भविष्य में भगवत गीता, महाभारत जैसे भारतीय ग्रंथों पर अलग से कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। शुरू करो भाई, कुछ बुद्धि खुले, हो सकता है ना, कुछ इसी का ज्ञान लेकर के दिमाग शांत हो। 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान में संस्कृत की औपचारिक पढ़ाई शुरू करने की यह पहली पहल मानी जा रही है। पाकिस्तान को मैप में दिखाने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? दूसरा कार्यकाल में पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये लॉन्च की हैं ट्रंप भाई साहब, ठीक है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल निभा रहे हैं, आप देख ही रहे हो, है ना। पिछले कार्यकाल में जो बाइडेन थे उससे पहले इनका कार्यकाल था, तो 45वें और 47वें ये प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो एज ए अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्होंने पहली बार नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की है। अमेरिका की फर्स्ट हुई है इन द वर्ल्ड इस टाइम पर। तो अमेरिका में हर नए प्रशासन या कार्यकाल की शुरुआत में जारी करना अब अनिवार्य होता है। अमेरिका फर्स्ट नीड पर इसमें जोर दिया गया है। साथ ही साथ पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व को प्राथमिकता देना इसका उद्देश्य है। कुल मिलाकर के ये खुद ही आए थे कहने कि हम आएंगे, मागा बनाएंगे। मागा मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के थीम को लेकर के आए, फिर आते ही सब पर टैरिफ खेलना शुरू कर दिए, सबको, दुनिया को पूरा झकझोर के रख दिए कि देखो हम कितने पावरफुल हैं और हमारी पावर का अंदाज़ा लगाना होगा तुम लोग को। अब वो टैरिफ वाला कुछ मामला ठंडा हुआ, तो अब ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी किए हैं और कह रहे हैं कि पश्चिमी गोला में अपना प्रभुत्व हम बनाकर रखना चाहते हैं। आइए देखते हैं पश्चिमी गोला कहाँ पर है। तो वर्ल्ड मैप देखोगे, वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप, चूंकि ये पूर्वी गोला में है ना, अपने लोग कहाँ पर हैं? पूर्वोत्तर गोलार्ध में है, ठीक है। पूर्वोत्तर गोलार्ध मतलब ऐसे 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 खींच दोगे अगर, तो हम लोग कहाँ पर पड़ते हैं? देखो, ये भूमध्य रेखा जाती है ना, भूमध्य रेखा बीचों बीच से अगर पृथ्वी के गोलार्ध के इसको ऐसे कर दोगे तो हम लोग कहाँ पे हैं पता है? हम लोग यहाँ पर हैं। ये भारत की लोकेशन कुछ यहाँ पर है। कैसे पता? देखो, ऊपर यहाँ पर आप जानते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जाता है क्या? कर्क रेखा जाती है, और यहाँ 23.5 डिग्री साउथ में जाती है मकर रेखा। तो कर्क रेखा अपने भारत को बीचों बीच से काटती है ना, बीचों बीच से भाई। गुरुमात झा मित्री बीच से होकर जाता है ना गुजरात से, तो ये बीचों बीच से काटती है, तो हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो भारत ये पड़ जाता है पूर्वोत्तर गोलार्ध में। अमेरिका कहाँ पड़ता है? अमेरिका में मैंने आपको बताया है कनाडा और अमेरिका आपस में 49 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो 49 डिग्री कहाँ होगा? जब 23.5 डिग्री यहाँ है तो 49 यहाँ कहीं पर होगा, तो यहाँ पर कहीं पर अमेरिका है। तो ये अमेरिका ये जो है इस साइड में है, यानी कि एक प्रकार से टेक्निकली देखा जाए तो उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है। लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि हम पूरे के पूरे पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका तो करेंगे, साउथ अमेरिका पर भी अपना प्रभुत्व रखेंगे, जो दिखाता है कि वेनेजुएला पर अभी हाल फिलहाल में अग्रेसन दिखा रहे हैं ट्रम्प, ये उसी रणनीति का हिस्सा बताता है। तो ये है यूएस, ये है कनाडा, ये है मैक्सिको। बाकी ये गोलार्ध वगैरह, टाइमिंग वगैरह कैसे निकाली जाती है, ये सब मैं आपको जियोग्राफी बैच में बता ही चुका हूँ, है ना, कि समय कैसे निकाल सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और यूएस की करेंसी यूएस डॉलर, अमेरिका प्रेसिडेंट है 47वें नंबर के, और राजधानी वाशिंगटन डीसी। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? फर्स्ट रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़, ये अभी कोपरा जलाशय को घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में पड़ता है और होगा अब छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट। रामसर साइट को समझते हैं। रामसर स्थल क्या है? फिर से आप सब में बहुत सारे लोगों को पता होगा जो लोग रेगुलर हैं, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ फटाफट से। रामसर स्थल किसे कहते हैं? एक्चुअली में 2 फरवरी को, डेट याद रखना, डेट पूछा जाएगा, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, रामसर नाम का एक शहर है, ईरान में पड़ता है, और इस शहर में हुआ था विश्व आर्द्रभूमि का कन्वेंशन, ठीक है ना, सम्मेलन। तो ये वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन जो हुआ था, विश्व आर्द्रभूमि कन्वेंशन, तो इसी की डेट को याद रखते हुए हम लोग यहाँ पर डिसाइड किए कि अब से विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाएगा, या कहें वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है इसीलिए क्योंकि 2 फरवरी को ही 1971 में ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। अच्छा जी, अब इसी दिन ये डिसीजन लिया गया कि दुनिया भर के जितने भी आर्द्र भूमियाँ हैं, जितने भी वेटलैंड्स हैं,
उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको प्रिजर्व किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो उसके संरक्षण करने के लिए उसको लिस्टेड किया जाएगा कि हाँ ये लिस्ट में ला लो, इसको संरक्षित करना है। तो इसके लिए वो अब लिस्ट बढ़ती गई, धीरे धीरे भारत के भी बहुत सारे रामसर साइट ऐड होते गए। तो अब ये रामसर में ही ये हुआ था कन्वेंशन, इसीलिए उन स्थलों को जो इसमें ऐड किए जाते हैं उन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते भारत के बीच में बहुत सारे रामसर साइट ऐड होने लगे। सबसे पहली रामसर साइट ऑफ इंडिया बनी थी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। अभी भारत में टोटल रामसर साइट है 96। ठीक है ना, टोटल रामसर साइट कितनी है? 96, ये याद रखना। अब छत्तीसगढ़ में अभी तो पहला बना है, लेकिन छत्तीसगढ़ का टारगेट है कि 2030 तक 20 वेटलैंड्स आ जाएं प्रदेश में, मतलब 20 रामसर स्थल बन जाएं। उसकी कुछ क्राइटेरिया होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो फुलफिल हो जाती है तो रामसर साइट के रूप में ऐड करवा लेते हैं, फिर बाकी का जिम्मेदारी रामसर वालों के हाथ में चला जाता है। तो खैर ये सब चीज़ें हैं, यही सब बात है। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ इसमें है नहीं। छत्तीसगढ़ देखना चाहोगे, छत्तीसगढ़ आप यहाँ पर देख पाओगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर होती है। विष्णुदेव साय बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। रमन डेका यहाँ पर गवर्नर हैं। बूढ़ापारा, तालिबंद तालाब, बूढ़ा तालाब, महाराजा बांध, गंगा मुंडा और दलपत सागर ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये प्रमुख नेशनल पार्क है। सुआ नृत्य, चंदेनी नृत्य ये लोक नृत्य यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, विधानसभा में 90 सीट और लोकसभा में यहाँ से 11 और राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट कौन बनी? तो पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट ये बन गया है DSC A20। DSC A20 को 16 दिसंबर को कमीशन किया गया और ये अब भारत का पहला ऐसा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बन गया है। ये 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की श्रृंखला में अग्रणी है, मतलब कि पहला है। ऐसे 4 और अभी बनाए जाएंगे और इसे मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये काम इसका क्या होगा कि अंडर वाटर गोताखोरी करेगा, डाइविंग करेगा और फिर वहाँ से जा कर के ये इन्वेस्टिगेशन करना हो, कोई चीज़ सर्च करना हो, ठीक है ना, उन सब का काम ये करेगा कि मतलब अंडर वाटर का ये सपोर्ट क्राफ्ट वेसल है। ठीक है, तो सपोर्ट क्राफ्ट सपोर्ट के लिए होगा, जो मेन जाएगा जहाज उसी के सपोर्ट में जाएगा। विशाखापत्तनम में नौसेना डकयार्ड को ये सौंपा गया है। ठीक है, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो खुद से बनाया गया है। अपने पास 2 विमान वाहक पोत हैं, एक INS विक्रांत और एक INS विक्रमादित्य। एक और बन रहा है, 2030 तक बन जाएगा INS विशाल। तो अपने पास 3 युद्धपोत हो जाएंगे, जो मतलब कि विमान वाहक युद्धपोत होंगे। अगला, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? PCI, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। जितने भी मीडिया वाले होते हैं तो उन मीडियाओं का एक ग्रुप होता है प्रेस क्लब। उस प्रेस क्लब का एक चुनाव होता है, जैसे आप बार एसोसिएशन चुनाव सुनते हो ना वकीलों का, तो ऐसे ही प्रेस क्लब होता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की इतिहास में पहली बार महिला को किसी को बनाया गया अध्यक्ष और वो महिला बन गई हैं संगीता बरुआ। संगीता बरुआ बन गई हैं पहली महिला अध्यक्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की 68 साल के इतिहास में। इन्होंने पूरे पैनल में 21 पदों पर जीत करते हुए 21-0 से क्लीन चिट दी है, स्वीप किया है। द वायर में ये नेशनल अफेयर एडिटर थी। 14 दिसंबर 2025 को ये घोषणा की गई है। PCI की स्थापना 1957 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में पत्रकारों का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित निकाय है, मतलब आपको बताया ना, एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। जैसे जब सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है पत्रकारों के प्रति, तो फिर उस पर ये आवाज़ उठाती है, या फिर कोई एक्शन अगर ले लेती है पत्रकारों के खिलाफ तो PCI ही आवाज़ उठाती है। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिए कौन नामांकित किया गया? तो देखिए, ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिए भारत की तरफ से विराट कोहली को नामांकित किया गया है। अगेन ये बात ध्यान रखना कि ये नॉमिनेशन हुआ है, ठीक है ना। नॉमिनेशन और विजेता में अंतर होता है। नॉमिनेशन मतलब कि जैसे मान लो बहुत सारे देश हैं, अब बहुत सारे देश के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, फिर ICC ने ये जारी किया कि भाई देखो ICC ODI ऑफ द ईयर के लिए इस साल का विजेता के लिए नॉमिनेशन भरा जाना है, फॉर्म भर दो। कौन कौन भरेगा? तो सब अपने अपने देश से अपने अपने खिलाड़ियों को रिकमेंड करते हैं। भारत से विराट कोहली का नाम भेजा गया, ऐसे ऐसे सभी देशों ने अपना अपना अपने अपने हिसाब से खिलाड़ियों का नाम भेजा। तो भारत से विराट कोहली का नाम नॉमिनेशन में गया है। अब उसमें डिसाइड किया जाएगा लास्ट में कि जीता कौन,
कौन बना ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर कर सकूं इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। तो ध्यान रखना, भारत ने एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को यहाँ पर भेजा है। 13 वनडे में आप जानते हो 651 रन बनाए हैं इन्होंने 2021 में, 3 शतक और 4 अर्धशतक इसमें शामिल है। और बाकी के और देशों में अगर बात करें, साउथ अफ्रीका से मैथ्यू हैं, ब्रेड, और इंग्लैंड से जो रूट, फिर साई होप वेस्ट इंडीज से, डेल मिसेल न्यूजीलैंड से, मैट हेनरी न्यूजीलैंड से, आदिल रशीद इंग्लैंड से, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से, न्यूजीलैंड से मिशेल सेटनर, वेस्ट इंडीज से जेडन सील्स, पाकिस्तान से कोई नहीं दिख रहा है, चलो कुछ किए ही नहीं है। खैर, आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। अध्यक्ष जय शाह हैं और संजोग गुप्ता इसके सीईओ हैं। 110 मेंबर वर्तमान में आईसीसी से जुड़े हुए हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। ठीक है, आईसीसी की पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट हुए हैं उनका रिवीजन करेंगे। मैंने आपको बताया ना, धीरे धीरे आपका रिवीजन पॉइंट और बढ़ाऊंगा। तो चलिए, ये 2025 में जो घरेलू टूर्नामेंट हुए हैं उनका रिवीजन करते हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी हुआ है 2024-25 का, इसको किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है केरल को हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी जो हुई थी उसको किसने जीता? कर्नाटक ने जीता है विदर्भ को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 जो हुई थी उसको किसने जीता? मुंबई ने जीता है मध्य प्रदेश को हराकर। फिर ईरानी कप 2024-25 जो हुआ उसको भी मुंबई ने जीता शेष भारत को हरा करके। दलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन ने जीता साउथ जोन को हरा करके। तो ये घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट और उनके विजेता और उप विजेता हैं जो 2024-25 में आयोजन हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इसमें क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीतकर इतिहास रचा? स्क्वैश वर्ल्ड कप अभी हो रहा था भारत में, आपको मैंने बताया था जब आयोजन हो रहा था तभी। अब भारत ने जीत भी लिया है। तो भारत जो है ये स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। आप देख सकते हैं हांगकांग को हरा करके भारत ने ये जीता हुआ है, हांगकांग चाइना को। तो 3-0 से भारत ने हांगकांग को हराया है। चेन्नई में आयोजन किया गया था और पूरे टूर्नामेंट में भारत अजेय रहा, एक भी मैच नहीं हारा। साथ ही साथ बन गया पहला एशियाई देश। पहली बार एशिया में आयोजन भी होता और पहली बार एशियाई देश भी बन गया। 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी। मलेशिया से विश्व स्क्वैश महासंघ के द्वारा आयोजन कराया जाता है, जिसके अध्यक्ष हैं जेना वुड्रिग्स। ठीक है, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। टेलीग्राम पर रात को 9 बजे पीडीएफ भेज दी जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, पीडीएफ आपको यहीं पर मिलने वाली है। वन लाइनर के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो। और ब्रह्मास्त्र ई बुक आ चुकी है, इस ई बुक को फटाफट से ले डालो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिसंबर लास्ट है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है क्योंकि अब अगली साल अब आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पर आपको फोकस होना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट डे का क्वेश्चन देखते जाओ। कल मैंने पूछा था किस स्थान पर C-130J सुपर हरकुलिस का सबसे बड़ा सेंटर बनाया गया, तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खोला गया? तो केरल में खोला गया। ठीक है, ये गलत आंसर लगा है, याद रखना, ये केरल सही आंसर होगा। केरल में खोला गया है 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट। आज आपको क्या बताना है? विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन करेगा? दूसरा, 2025 में गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन पुरस्कार किस भारतीय अभिनेत्री को दिया गया? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। इजी क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन लास्ट डे की वीडियो से है, आप आंसर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।